नमस्कार। प्रभा केतान फाउंडेशन एवं श्री सीमेंट द्वारा प्रस्तुत कलम गुरुग्राम की इस कड़ी में मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज के समय की जो मांग है और जो जरूरत है उसके अनुसार प्रभा केतान फाउंडेशन ने ऑनलाइन कलम शुरू किया है और ये एक बहुत ही खूबसूरत पहल है, जरूरी पहल है और यहाँ उपस्थित सभी अतिथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज के हमारे जो अतिथि लेखक हैं वो डॉक्टर हैं और एक बहुआयामी व्यक्तित्व के मालिक हैं। इनकी प्रतिभाओं की जो फहरिस्त है वो काफी लंबी है। एक डॉक्टर होते हुए भी साहित्य और संगीत में जो इनकी रुचि है वो बहुत सराहनीय है और इनकी 3 किताबें अब तक आ चुकी हैं और गजब की बात है कि तीनों किताब 3 अलग-अलग क्षेत्र पे लिखी हुई है और कोई इतिहास से है और उसके बारे में जो बातचीत होगी उसमें हम और ज्यादा जानकारी प्राप्त करेंगे। और आज इनसे प्रवीण जी से बातचीत करने के लिए हमारे साथ श्री बालेंदु द्विवेदी जी हैं जो लखनऊ में रहते हैं। बालेंदु जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इनके मदारीपुर जंक्शन से हम सब वाकिफ हैं जो कि बहुत ही चर्चित इनका काम रहा है, जिसके ऊपर नाटक भी किए जा चुके हैं और इनकी दूसरी किताब जो है फुर्सतगंज वो अभी अभी आई है। नामों से ही मोह लेने वाली इनकी किताबें होती हैं और बहुत नामचीन युवा लेखक हैं आजकल हिंदी साहित्य के। तो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आज डॉक्टर प्रवीण कुमार झा नॉर्वे से, श्री बालेंदु द्विवेदी जी लखनऊ से और मैं आराधना प्रधान आप सबका स्वागत कर रही हूँ दिल्ली से। वन वर्ल्ड की जो एक सोच है उसको चरितार्थ करता हुआ प्रभा केतान फाउंडेशन, बहुत बहुत आप लोगों को मुबारक हो इसके लिए। और मैं धन्यवाद करती हूँ बातचीत शुरू होने से पहले प्रभा केतान फाउंडेशन का, श्री सीमेंट का, हमारे मीडिया पार्टनर दैनिक जागरण का और वाणी फाउंडेशन का। और मैं आग्रह करती हूँ श्री बालेंदु द्विवेदी जी से और डॉक्टर प्रवीण कुमार झा जी से कि बातचीत की शुरुआत करें। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार प्रवीण जी। नमस्कार। प्रभा केतान फाउंडेशन के इस कलम गुरुग्राम कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं बालेंदु द्विवेदी आपसे बातचीत करूंगा। मुझे जहां तक मैंने आपको देखा है, आप बिहार के दरभंगा में पैदा हुए, 1980 की पैदाइश आपकी, 39-40 साल की उम्र है और पेशे से आप डॉक्टर हैं। लंबी यात्रा है आपकी, दरभंगा से पटना, पुणे, अमेरिका, फिर लौटकर दिल्ली, बेंगलोर, फिर नॉर्वे। तो एक तो अपने पढ़ाई को लेकर आपने इतनी लंबी यात्राएं की, फिर आप जाके फाइनली सेटल हुए। लेखन की ओर कैसे आए? डॉक्टरी पेशे से लेखन की ओर आना, क्या ये शुरू से उस यात्रा का हिस्सा था जिसके लिए आप अपने डॉक्टरी के पेशे के लिए आगे बढ़ रहे थे, या अचानक से कहीं ऐसा कोई टर्न आया जीवन में जिसने आपको लेखक बनाया? जी, हम लोग लिखते तो होंगे, स्कूल के समय में लिखते थे, डिबेट्स वगैरह में जाते थे, लेकिन जो भारत का शिक्षा पद्धति है उसमें आपको एक स्ट्रीम चुन लेना पड़ता है कि मेडिकल या इंजीनियरिंग। हमारे बिहार में यही होता था कि मेडिकल पीढ़ी में यही होता था कि दो ही क्षेत्र। फिर हम लोगों ने जब स्ट्रीम चुन लिया तो उसमें फिर एक तरह से कह सकते हैं लिटरेचर पढ़ना तो होता था, लेकिन लिखना कभी चुपके से, जैसे बाथरूम में आदमी गाना गा लेता है वैसे ही कभी लिख लिया तो लिख लिया, लेकिन एज ए प्रोफेशन तो कभी भी नहीं था। और उसके बाद जैसे आपने बताया मेरी शिक्षा काफी लंबी रही। फिर उसके बाद जो डॉक्टरों का जीवन होता है भारत में, शुरू में जो जूनियर डॉक्टर की जिंदगी होती है उसमें कुछ और करने का मौका नहीं मिलता है। बिल्कुल। मेरा लेखन तभी शुरू हुआ जब मैं नॉर्वे आया हूँ। मेरी पहली किताब जो लिखनी कह सकते हैं, एक रूप लेनी शुरू हुई खुली लाइन सी, वो नॉर्वे आने के बाद, क्योंकि यहाँ पर एक वर्क लाइफ बैलेंस कह सकते हैं होता है कि आप 8 घंटे के बाद डॉक्टर भी हैं तो भी काम नहीं करते हैं। अच्छा। और वीकेंड में भी आप छुट्टी पर रहते हैं, तो ये लग्जरी भारत में नहीं थी जब यहाँ आया। लेकिन वही बात हो जाती है कि यहाँ कोई होता नहीं है आपसे बात करने के लिए। तो आप देखते होंगे सोशल मीडिया में मेरी एक्टिविटी होती है, किसी बहाने किसी से बात कर लूं, क्योंकि यहाँ की जनसंख्या बहुत कम है और समय बहुत उस हिसाब से ज्यादा है, क्योंकि यू डोंट हैव अ सोसाइटी। आपकी इंडियन सोसाइटी तो नहीं ही है।
तो वो प्रैक्टिस में रहने के लिए फिर मेरी पास चॉइस थी कि अंग्रेजी में लिखूं या हिंदी में लिखूं, क्योंकि हम लोग अंग्रेजी ज्यादा पढ़ने लग गए, या हमारी जो पढ़ाई भी हुई अंग्रेजी में ही हुई, या तो फिर लगा यहाँ पर हमें, यहाँ की भाषा नॉर्वेजियन है हर तरह से, मतलब लिखना भी पढ़ना भी और सब कुछ। तो मुझे लगा कि जब इन लोगों ने मुझे नॉर्वेजियन सिखा दिया तो मुझे भी अपनी मातृभाषा में ही लिखनी चाहिए। तो फिर मैंने हिंदी में लिखना शुरू किया। कोई बहुत बड़ा साहित्यकार तो नहीं, लेकिन अपनी बात कह देता हूँ लिखकर। अच्छा, दूसरी बात कहना चाहूंगा कि आपने अपने को कथेतर साहित्यकार की श्रेणी में रख रखा है। मैं कई बार आपकी पोस्ट देखता हूं तो बड़े बेबाक तरीके से आप अपने को ये कहते हैं कि आप कथेतर गद्य के लेखक हैं। तो कथेतर गद्य में भी बड़ी विविधता है आपके लेखन में। आप जो है प्रवासियों पर लिख रहे हैं, संगीत पर लिख रहे हैं, यात्रा वृत्तांत संस्मरण लिख रहे हैं। तो ये विविधता निश्चित रूप से आपके व्यक्तित्व में होगी। कैसे साधते हैं? प्रवासी साहित्य पर लिखना एक बड़ा ही श्रम साध्य शोधपरक कार्य है। फिर संगीत जैसे गंभीर विषय पर लिखना निश्चित रूप से वो भी एक शोधपरक और लंबे अध्ययन की अपेक्षा रखता है। डॉक्टरी का पेशा आपका लगातार चल रहा है। आप जो है कैनेडी और जेपी जैसे लोगों पर जीवनियां लिख रहे हैं। तो इन सब चीजों पर, जैसे हम लोग जो कथा साहित्य वाले लोग हैं वो तो गल्प लिखते हैं, होता सब कुछ सही सही है, लेकिन फाइनली कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको कोई फैक्ट चेक कर सके, कह सके कि साहब आपने इस तथ्य को यहाँ गलत कह दिया। लेकिन आप तो कदम कदम पर पकड़ लिए जाएंगे अगर एक आपने किसी भी एक तथ्य के साथ छेड़छाड़ की। कैनेडी के बारे में कोई ऐसी बात कह दी जो उनके जीवन में नहीं हुई, जेपी के बारे में कोई ऐसी बात कह दी जो उनके साथ नहीं घटी, या संगीत के बारे में कोई ऐसी बात कह दिया आपने जो संगीत के धुरंधरों को लगे कि अरे साहब ये नया लड़का और ये इसने जो है इतनी बड़ी बात कैसे कह दी। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि डॉक्टरी के पेशे के साथ इतना शोधपरक अध्ययन और फिर लेखन, तो अध्ययन अपने आप में समय की मांग करता है, और इतनी विविधता, क्या ये विविधता मतलब आप साध पाते हैं अपने पेशे के साथ? इन दोनों को संतुलन बनाना कितना आसान या कितना मुश्किल होता है? जी, मैं कहूंगा कि साहित्य जो गल्प है वो रचना बहुत ही मुश्किल काम है। और हम लोग जो एकेडमिक फील्ड के लोग हैं, हम लोग पढ़ते ज्यादा हैं। तो जितना कैनेडी या जेपी इन सब के बारे में पढ़ा खूब है। और संगीत तो मेरा सुनने की बहुत बचपन से रही है, तो क्लासिकल म्यूजिक में सुनता था और उसको फिर उनके बारे में पढ़ता भी था, तो पढ़ा ज्यादा है। तो उस हिसाब से मेरे लिए वो चीजें लिखना आसान है जिसको मैंने पढ़ रखा है और जिसकी किताबें मेरे पास है। तो कथेतर लिखना मैं कहूंगा युवाओं के लिए जिनको प्रैक्टिस नहीं है, जो बहुत अच्छे कवि नहीं है या जिनमें उस तरह की कल्पना क्षमता नहीं है, उनके लिए आसान है कि वो किताबें अगर पढ़ते हैं तो उसको पढ़ के एक विश्लेषण करें। वो काम आसान है। आपने 10 किताबें 15 किताबें पढ़ी और उससे एक आपने जो है, जैसे कैनेडी पे ही आप लिखने की बात करें तो कैनेडी पर आप जितनी उनकी किताबें लिखी गई कैनेडी पर वो सारे पढ़ लेंगे। जो भी इवेंट्स हुए उस पर किताबें मिल जाएंगी ढेर सारी, वो पढ़ लेंगे तो उस बहाने आप जान भी जाएंगे उस चीज को। और फिर जब आप अपनी भाषा में उसको लिखेंगे तो वहां पर वो सबकी अपनी अपनी क्षमता है कि कौन किस चीज को कैसे प्रेजेंट करता है, तो वो उसमें कर सकते हैं। मेरी बहुत इच्छा है कि मैं कोई गल्प लिखूं, लेकिन मेरे पास समय होता है, जैसे काम से आता हूं उसके बाद समय होने के बावजूद भी जो सिटिंग चाहिए गल्प के लिए कि 1 महीना आदमी कमरे में बंद होके सुनते थे कि कमलेश्वर लिखते थे 1 महीना बंद होके और फिर आते थे उपन्यास लेके, तो वो हम लोगों को समय मिलता नहीं है। तो यदि कंटिन्यूटी टूट गई गल्प में तो उपन्यास रचना बहुत मुश्किल है। कथेतर में ये होता है कि आज मैंने अगर एक इवेंट कैनेडी का उठाया कि जब वो चाइना भारत वार के बारे में थे तो उस समय क्या चल रहा था, तो अगले दिन किसी और टॉपिक को उठा लिया, तो उसमें कंटिन्यूटी नहीं ब्रेक होती है, कोई कहानी नहीं बन रही है, वो हो चुका है पहले ही। तो ये मेरे लिए ज्यादा सुलभ है क्योंकि मैं पार्ट टाइम लेखक हूँ। चलिए, अब मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं भी पेशे से मूलतः लेखक नहीं हूँ, लेकिन लिखने में ज्यादा सुकून मिलता है। डॉक्टरी पर लेखक हावी है या लेखक पर डॉक्टरी? नहीं, डॉक्टरी तो इतनी लंबी हो गई कि वो तो हावी रहेगा ही, और ब्रेड एंड बटर भी वही है मेरी जिंदगी में। डॉक्टरी ही हावी कह सकते हैं जिंदगी में। अगर कोई मुझे हिंदी, आप लोग जो मुझे जानते हैं उनके अलावा जितने मेरे दोस्त हैं या जो मेरा परिवार है वो नहीं
अभी तक अडेप्ट कर पाया है कि मैं लेखक भी हूँ। तो वो डॉक्टर रूप में ही पहचानते हैं। जी जी। संगीत में रुचि कब से पैदा हुई है? कुछ मेमोरी में है कि ऐसा एक कोई वाकया हुआ कि आपके मन में संगीत के प्रति एक झुकाव पैदा हुआ, या आप जब आप थोड़ा अवेयर हुए तो आपको लगा कि नहीं ये तो मतलब मेरे जीवन का हिस्सा है या मेरी रगों का हिस्सा है, ऐसा कुछ हुआ? हाँ, मेरे परिवार में मेरे नाना जी जो थे उनका मैथिली भाषा में सबसे पहला जो HMV का रिकॉर्ड आया था वो उन्हीं का आया था। क्या बात। तो वो गायक थे, तो उनके यहाँ महफिल जमती थी, पंडित रामचंद्र मल्लिक वगैरह बैठते थे उस टाइम के, और ब्रह्मदेव सिंह, ये सब जो उनकी महफिल जमती थी। लेकिन हम लोग उस समय बहुत छोटे थे, तो बस में है आपके रगों में। हारमोनियम हो रहा है, उसमें हम लोगों को कुछ समझ में नहीं आता था, बल्कि बोरिंग लगता था उस समय। और उसके बाद जब नाना जी गुजर गए, उसके बाद लगा कि हम लोगों ने मिस कर दिया, कुछ भी सीखा नहीं। कोई भी इंस्ट्रूमेंट मुझे, मैं लिख देता हूँ, सुन लेता हूँ, लेकिन बजाना या गाना मुझे आता नहीं है। तो फिर बाद में हम लोग जब कॉलेज में आए, तब एक स्पिक मकै होता था, सोसाइटी ऑफ प्रमोशन ऑफ कल्चर, उसमें हम लोग लड़के लोग चले जाते थे तबला उबला उठाने के लिए, या लाइटिंग अरेंजमेंट कर रहे हैं, जो भी संगीतकार आ रहे हैं उनके उनका इंतजाम करने में। वहां से फिर थोड़ी थोड़ी जब वहां जाते थे तो बैठ भी जाते थे। फिर वो लोग, उन लोगों की बातें बहुत अच्छी होती हैं संगीतकारों की, बिल्कुल। वो लोग किस्सा बैठ के सुनाते थे, बहुत बोलते हैं तो बहुत स्पष्ट बोलते हैं, चाहे कोई भी संगीतकार हो, उनकी जो गप देने लगेंगे तो 1-2 घंटा वो आपको कई सारे किस्से सुना देंगे। ढेर सारे संस्मरण होते हैं। हाँ, तो कहने का एक अलग अंदाज होता है, वो बड़ा आकर्षक बहुत ही आकर्षक। खुली भाषा में, बड़ी अच्छी जबान उनकी, उर्दू भी अच्छी बिल्कुल। होती है, हिंदी। तो उन लोगों को सुनकर फिर सुनते सुनते, जैसे जिनको सुन रहे हैं उनके बारे में थोड़ा जानना शुरू कर दिया। और ये लंबा प्रोसेस है, ये 1-2 साल में मैं नहीं समझता। और अभी तक जो आप कहेंगे संगीत का, मुझे 1% भी ज्ञान नहीं हो पाया होगा। संगीत एक बहुत ही लंबी लेकिन अभी फिलहाल हिंदुस्तानी संगीत में इतना अकाल है कि लिखने पढ़ने वाले फिर भी अभी कम है, तो हम लोग लिख लेते हैं। और नहीं, मैंने देखा है काफी लोग आपको कोट करने लगे हैं, आपकी किताब को कोट करने लगे हैं। बड़ा अच्छा लगता है कि हमारा जो अतीत है, हमारी जो परंपरा है संगीत की, उसमें हमारे एक नए लेखक के किताब की पंक्तियों को लोग फेसबुक पर या सोशल मीडिया पर उनके नाम के साथ कोट करते हैं। अच्छा लगता है कि निश्चित रूप से एक बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान है इस समय में आपका संगीत के लिए, और इसके लिए आपको ढेर सारी बधाई। घूमने फिरने का भी शौक आपको है, तो स्वाभाविक है कि आपकी यात्रा लंबी है। हर आदमी की अपनी एक जीवन यात्रा होती है, और इस इतने कम उम्र में आपने देश दुनिया के ढेर सारे देशों में भ्रमण किया है, और आपकी कुछ किताबें भी हैं जो यात्रा वृत्तांत के रूप में है। तो इसके लिए अपने उसमें शेड्यूल में, लाइफ शेड्यूल में कैसे समय बनाते हैं, या जो आकस्मिक रूप से जो यात्राएं होती हैं उसी में से कुछ निकाल लेते हैं लिखने के लिए? क्या करते हैं, प्लान करते हैं, या आकस्मिक यात्राओं के आधार पर अपना लेखन तय करते हैं? नहीं, यायावरी जिसको कहते हैं उसका वक्त तो नहीं मिलता है, तो ये आकस्मिक यात्राओं पर ही होता है। लेकिन जैसे मैं ये किताब जब पुली लाइंस लिख रहा था, एक तो उसकी वजह से मुझे काफी यात्राएं करनी पड़ी, बिल्कुल, और लोगों से बात करने के लिए। तो यहाँ पर वही करना पड़ता है कि वीकेंड में छुट्टी मिली तो आप चले गए, या मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं महीना भर कहीं पर यात्रा करके और उस पर डॉक्यूमेंट कर सकूं, हिमालय की यात्रा कर सकूं या ऐसा। तो मेरा यात्रा संस्मरण तो समझ लीजिए एक डायरी है, जो मैं कहीं गया और उसको अपने शब्दों में लिख दिया, और छोटी सी पतली पतली किताबें मेरी यात्रा संस्मरण की है। लेकिन लोगों को पसंद आ गई वो भी, जो भी, क्योंकि भारत में अगर किसी को आइसलैंड की कहानी सुना दें आप, जो कि अज्ञेय की कथा थी, बहुत पहले वो गए थे तो लोगों ने पढ़ा था। लोगों को रुचि होती है उन सब चीजों में कि जहाँ पर है क्या है, नीदरलैंड के बारे में ही जानना और इन सब के विषय में। लेकिन मैं कह सकते हैं कि मैं अगर इसे इसे एक करियर की तरफ में देखूं तो वो संभव ही नहीं है मेरे जिंदगी में कि मैं यात्रा कर करके लिखता रहूं, या आकस्मिक ही संभव है मेरे लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, पुली लाइंस आपकी मैंने पढ़ी है। मुझे लगता है कि जितना अच्छा आपका लेखन है प्रवासियों पर, उतना ही अच्छा आपका संपादन भी है। बहुत कसी हुई भाषा है, मतलब जिसे मैं पसंद करता हूँ, या जिसे कोई भी आदमी पसंद करेगा, कि बहुत सलीके से चीजों को सजा कर आपने रखा है, छोटे छोटे अनुभवों को, छोटे छोटे संस्करणों को, और एक बड़ा ही मतलब रोचक वृत्तांत उसको बना दिया है आपने।
तो कितना समय लगा जब आप पुलिस लाइंस के लिए आपका पहला थॉट दिमाग में आया, और फिर जब आपने इसका फर्स्ट ड्राफ्ट कंप्लीट किया होगा, इस पूरे काम में आपको कितना समय लगा, कुछ है आइडिया? जी, सबसे पहले तो संपादन के लिए वाणी प्रकाशन को भी मैं धन्यवाद दूंगा। अच्छा। क्योंकि मैं प्रोफेशनल संपादक नहीं हूँ, जो वाणी प्रकाशन की संपादकीय मंडल है उन्होंने काफी सहयोग दिया और उसको संपादित किया, उसको किस तरह से अरेंज करना है। जो मेरा पूरा प्रोसेस लगा था, जो पहली मैन्युस्क्रिप्ट मैंने भेजी थी अदिति को, तो वो 3 साल खत्म होने के बाद जनवरी में भेजा था मैंने। जी। तो उसके बाद जो उनका संपादन चल रहा था, उस बीच में भी मुझे एक इंफॉर्मेशन के लिए ट्रैवल करना पड़ा। तो कह सकते हैं 3.5 साल पूरा खत्म होते होते लग गया। और अभी भी मुझे अब जब किताब वापस पढ़ रहा हूँ तो लगता है कि अरे बहुत कुछ छूट गया है, कुछ रह गया। पाठकीय कमेंट भी आ रहा है, तो अब लगता है अगले एडिशन में कुछ और जोड़ दूं। ये अथाह है, जो ये इतिहास है, इसमें मैंने किसी द्वीप के बारे में बहुत अच्छा लिखा है और किसी द्वीप के बारे में भी बहुत चीजें बची हैं जो मुझे ठीक से मिल नहीं पाई, डॉक्यूमेंट्स मिल नहीं पाए या लोगों से बातचीत अब मिल रही है धीरे धीरे करके। तो ये 3 साल में बस समझ सकते हैं कि एक बेस बना है, एक गिरमिटिया पर एक डॉक्यूमेंट। तो इतना व्यापक संसार है जी, आपके इस पर श्रृंखलाएं लिखी जा सकती हैं, लेकिन फिर भी आपने बहुत कम में बहुत कुछ देने की कोशिश की है, और मैं आपको बधाई देना चाहूंगा कि एक बहुत अच्छी किताब हम लोगों को पढ़ने को मिल रही है आपके कुली लाइंस के माध्यम से। अच्छा, प्रवासी पर आते हैं। जैसे प्रवासी एक बड़ा ही खूबसूरत शब्द है, और जब उसको अंग्रेजी में हम कहते हैं, आपने कुली लाइंस की भूमिका में भी लिखा है कि एनआरआई बड़ा आकर्षित करता है, लेकिन कोरोना काल में प्रवासी जो शब्द है वो काफी बदनाम हुआ। आपने देखा कि मजदूरों और श्रमिकों का जो पलायन शुरू हुआ है हिंदुस्तान के कोने कोने से, और उनको प्रवासी कहा जाने लगा। पूरी देश की अर्थव्यवस्था एक तरीके से थम सी गई। ढेर सारे लोगों को बहुत कष्ट उठाना पड़ा। हमारी सरकारों ने बहुत कोशिश की, तमाम लोगों ने व्यक्तिगत स्तर पर बहुत प्रयास किए। एक बड़ा तबका अपने मूल स्थान को लौटा है विगत 2 महीने में, अपने जन्म स्थान को कहिए, जहां उसे वो पलायन करके किसी शहर को गया था रोजगार के लिए। आपको क्या लगता है, वो कामगार जो लौटा है वो फिर उसके भीतर वो भावनाएं दोबारा वापस जाने के लिए जन्म ले पाएंगी, या वो वही किसी तरीके से? ये सवाल आपसे कई लोगों ने पूछा है, मैंने देखा आपके उस पर अकाउंट पर, कि जो प्रवासी लौटे हैं उसमें आपको क्या लगता है कि वो अपने उस दर्द को भुला पाएंगे जिसको लेकर वो अभी लौटे हैं, अपने मूल स्थान को फिर छोड़ेंगे, या वहीं के वहीं रह जाएंगे? हाँ, इसमें ये आपका बहुत अच्छा सवाल है, और मेरा जो कंक्लूजन रहा है इसमें कि प्रवास बिहार से, उत्तर प्रदेश से या पंजाब से लोग करते रहे हैं, लेकिन भारत के कई ऐसे राज्य हैं जहां से लोग प्रवास बहुत कम करते हैं, चाहे वहां सूखा पड़ जाए विदर्भ में, लेकिन विदर्भ से आदमी दिल्ली आकर नौकरी नहीं करता है। तो ये एक तरह की टेंडेंसी है लोगों में प्रवास करने की। बिहार के लोगों की एक तरह से कह सकते हैं, जो गिरमिटिया युग तो आज से 200 साल पुरानी बात है, और विदेशिया लिखे जा रहे हैं तब से, जब बिहार बहुत ज्यादा गरीबी में नहीं था उस टाइम, तब भी लोग प्रवास करते थे। तो ये मुझे लगने लगा है कि लोगों के अंदर एक टेंडेंसी होती है। मैं अगर अच्छी हालत में हूँ, फिर भी मैं 5 देशों में 5 स्थानों में रह चुका हूँ, और अभी भी मैं नहीं कह सकता हूँ कि मैं नॉर्वे में रहूंगा ही, जबकि मेरी स्थिति ठीक है। तो मैं चाहूँ तो गांव जाकर प्रैक्टिस कर सकता हूँ। कई लोग बोलते हैं कि भारतीय डॉक्टरों को तो रहना चाहिए, गांव में काम करना चाहिए, लेकिन ये एक तरह की टेंडेंसी बन जाती है कि आप एक स्थान पर टिककर नहीं रहते। मुझे नहीं लगता है कि जितने भी प्रवासी मजदूर वहां बिहार लौटे होंगे वो जरूर बंबई में नंबर छोड़ के आए होंगे कि जैसे ही काम आएगा मुझे बता देना, मैं वापस आ जाऊंगा। और उसमें से चाहे वहां इंडस्ट्री आप क्रिएट भी कर देते हैं, जो कि इतनी जल्दी संभव नहीं है, और इतने सालों में नहीं हो पाया, तो इतनी जल्दी इस समय तो संभव नहीं है, लेकिन अगर हो भी जाता है तब भी एक बड़ा तबका वहां से जाएगा ही। और प्रवास का जितना निगेटिव इफेक्ट होता है उतना ही पॉजिटिव इफेक्ट भी होता है। भारत के जो सबसे अमीर राज्य हैं पंजाब और गुजरात, वहां से प्रवास बहुत ज्यादा होता है। आप देखेंगे सब मिल जाएंगे यहाँ, नॉर्वे में पंजाबी मिल जाएंगे, कनाडा में मिल जाएंगे, इसी तरह से गुजरातियों का पूरा बिजनेस एम्पायर है अमेरिका में। तो प्रवास से फायदा भी हुआ है। इन दोनों देशों को समृद्ध बनाने में प्रवास का बहुत
दोनों राज्यों में समुद्र प्रवास का बहुत बड़ा योगदान है। और बिहार में भी अगर आप देखेंगे कहीं नया मकान बन रहा है तो पता लगेगा उसका बेटा बम्बई या दिल्ली में कहीं काम कर रहा है। तो वहां भी जो विकास हो रहा है उसमें प्रवास का बहुत बड़ा योगदान है। तो मेरे ख्याल से प्रवास को एक गलत नजर से देखा जाता है, लेकिन इसमें राइटिस्ट और लेफ्टिस्ट दोनों व्यू मुझे मिले। और गिरमिटिया लोगों में, मुझे गिरमिटिया डिसेंडेंट्स में मैंने एक देखा कि एम्स्टर्डम में बहुत बड़ा बंगला, और उन्होंने कहा कि मैं जब अपने गांव गया, दानापुर के पास में जहां उनका गांव था, वो बोला वो गांव तो वैसा का वैसा ही है। तो मेरे पिता ने अच्छा ही किया कि वो आ गए, सूरीनाम चले गए, ताकि मैं आज इस लेवल तक पहुंच गया कि मेरा इतना बड़ा बंगला हो गया। उनको जो भी झेलना पड़ा, तो ये मुझे लगा वो तो कह रहे थे कि सबको प्रवास करना चाहिए, जितना मौका हो आप प्रवास करिए, और समृद्ध अगर हो सकते हैं उससे, तो प्रवास करना भी जरूरी है जितना कि अपनी जड़ों को संभालना। तो ये एक तरह का दोनों व्यू पॉइंट मिलता है मुझे। लेकिन एक ये भी सच्चाई है, सभी जानते हैं कि जो मध्य भारत के जो बड़े राज्य हैं, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, इन प्रदेशों से पलायन ज्यादा होता है। और ये भी फैक्ट है कि यहाँ रोजगार के बहुत सीमित संसाधन हैं, जो संसाधन हैं वो भी बहुत उत्पादक नहीं है। तो कहीं ना कहीं रोजगार और उसके तलाश में भी लोग प्रवास करते हैं। हर बार बेहतरी की कोशिश में तो होता है, लेकिन वो एक प्रकार की मजबूरी भी होती है मेरे ख्याल से, जब लोग अपना देश छोड़कर, मूल वतन छोड़कर कहीं और जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? जी, इसमें बेहतरी कहा के जाता साथ है, मजबूरी भी कहा जैसे पलायन के कारण एक होता है कि पुश फैक्टर, यानी वहां पर गरीबी आ गई, भुखमरी आ गई, या कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से उनको धक्का दे दिया गया कि तुम जाओ, या कोई परसिक्यूशन हो गया, कुछ किसी पे खतरा आ गया। यहाँ पर कई पंजाबी हैं जो खालिस्तान मूवमेंट के बाद भाग कर आए, क्योंकि उन पर सरकार उनको पकड़ना शुरू कर चुकी थी। तो ये एक हुआ पुश फैक्टर। और दूसरा है पुल फैक्टर, की कहीं ज्यादा अवसर अगर होता है तो लोग वहां पर चले जाते हैं। भले ही अपने गांव की हालत ठीक है, लेकिन शहर में थोड़ी अच्छी स्कूल है या थोड़ा अच्छा माहौल है तो गांव से शहर चले गए, शहर से थोड़ा और कहीं और पुल फैक्टर मिल गया। और तीसरी चीज जो अब देखने को मिल रही है कि बिहार से कई लोग गए, जब जंगल राज बोलते हैं था, तब चले गए, लेकिन जब जंगल राज खत्म हुआ और नई सरकार आई जो कि कुछ बेहतर काम करने लगी, तब भी वो लोग वापस नहीं आए। तो तीसरा फैक्टर अब बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, जिसको बोलते हैं इंटेंगलमेंट, यानी आप फंस जाते हैं। आप दिल्ली चले गए, आपके बच्चे पढ़ने लग गए, अब आपको भले ही बिहार में बहुत डेवलपमेंट हो जाए, लेकिन आप फंस चुके हैं अपनी, जहां भी आप गए हैं अपनी एक दुनिया बना चुके हैं, अपनी एक, हाँ, वहां आपकी एक सोसाइटी बन चुकी है, वहां के आप लोगों से मिल चुके हैं। तो आप ये सब फैक्टर अच्छे होने के बावजूद वहां वापस नहीं लौटते हैं। और यही चीज गिरमिटियों में भी देखा गया कि जब भारत आजाद हो गया या ब्रिटिश चले गए, तब भी वो लोग वापस लौट के नहीं आते और वो वहीं रह जाते हैं। तो मेरे ख्याल से ये सारे फैक्टर्स हैं। आपने सही कहा कि जो गरीब प्रदेश हैं, बीमारू स्टेट जिसको बोलते थे, वहां से माइग्रेशन ज्यादा हुआ, और वहां अगर अच्छे होते तो शायद कम होता प्रवास। ये सही बात है। एक चीज मुझे नहीं समझ में आई, मैं आपसे समझना चाहूंगा। इस लॉकडाउन में जैसे हम लोग ये सोचते थे कि आप छत्तीसगढ़ का आदमी हमसे ज्यादा गरीब है, इसलिए वो आके हमारे यहाँ नौकरी करता है, मतलब गारा माटी करता है। तो ये हमें मालूम था कि जो ज्यादा गरीब है वो कम गरीब की तरफ जाता होगा। लेकिन मैंने ये देखा कि यूपी वाला आदमी जाके छत्तीसगढ़ में वही गारा माटी का काम कर रहा है, छत्तीसगढ़ वाला आके यूपी में गारा माटी का काम कर रहा है। क्या जो गारा माटी का काम यूपी वाला जाके छत्तीसगढ़ में कर रहा है, छत्तीसगढ़ वाला ही वही नहीं कर सकता था क्या? इस पलायन के पीछे क्या कारण हो सकता है? क्योंकि रोजगार की बेहतरी नहीं है, क्या कारण हो सकता है? मतलब ये जो सिचुएशन मुझे अभी देखने को मिली, मेरा अपना जो निकल गया है कि ये इसकी क्या वजह हो सकती है कि ठीक उसी रोजगार के लिए, जो कोई संगठित रोजगार नहीं है, जिसमें किसी दक्षता की आवश्यकता नहीं, मजदूरी करनी है, तो यूपी वाला आदमी यूपी में रह के मजदूरी क्यों नहीं कर रहा, वो छत्तीसगढ़ जाके कर रहा है। और छत्तीसगढ़ वाला आदमी छत्तीसगढ़ में नहीं कर रहा है, यूपी में आके कर रहा है। इस पर तो कुछ ना कुछ किया जा सकता है, ऐसा कि स्थानीय जो वो है पलायन वो रुके। जी, इसमें जो देखा जाता है, एक और चीज होती है कि आदमी जो है, जिसको बोलते हैं कि आपका सेंटर कहाँ है। जैसे अगर कोई बिहार में बैठा है
तो उसको लगता है कि नॉर्वे बहुत बढ़िया जगह होगी। और जब आदमी नॉर्वे में बैठता है तब तो कहता है कि अरे बिहार में जो बैठ के लाइन होटल में खाने में मजा होता है वो उसका अलग ही है। तो वो मतलब यहाँ जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के कई सारे लोग हैं जिसको कि वो लोग आजाद कश्मीर कहते हैं, वहां की हालत तो बहुत ही बुरी है। जी और जी। वहां से यहाँ आने के बाद उनका बस एक ही दिमाग में होता है कि वापस जाना है कश्मीर, वापस जाना है, जबकि वो वहां से एक तरह से पलायित होके आए हैं यहाँ। लेकिन जो जहां पर रहता है उसको लगता है कि दूसरी जगह बहुत अच्छा है। तो ये संभव है कि उत्तर प्रदेश के आदमी को लगता है कि छत्तीसगढ़ का माहौल ज्यादा अच्छा होगा एक गांव, जबकि उनकी अपनी स्थिति ही ऐसी है, जहां पर भी है वो एक तरह से गटर में ही है मान लीजिए, तो उनको जी जी। दूसरा गटर ज्यादा बेहतर लगता है और इस इधर वाले को लगता है कि वो ज्यादा बेहतर है। और आप सही कह रहे हैं कि अगर वो नहीं पलायित करते, जो महाराष्ट्र में मैंने ये टेंडेंसी देखी है कि वो नहीं, वहां अगर किसी साल फसल अच्छी नहीं हुई तो भी वो कोशिश करते हैं कि रुक जाएं अगले, इस वजह से भाग नहीं जाते हैं। लेकिन बिहार में तो हालत ये हो गई कि जो रह जाता है घर में उसको उसके माँ बाप ही कहते हैं कि तुम यहाँ पढ़े रहते हो, दिल्ली चले जाओ। उसके बेटे को देखो दिल्ली चला गया है, वो कहता है दिल्ली जाके भी मैं वही करूंगा, हमाली करूंगा, 4,000 रुपया मिलेगा, उसमें कुछ होगा नहीं। फिर भी बस इसलिए कि हमारे परिवार की इज्जत बची रहे उसको दिल्ली भेज देते हैं कि कम से कम हमारा बेटा बाहर बैठ के रोटी तो नहीं तोड़ता है, वो भी कुछ करता है, भले ही कुछ वहां से लाए नहीं दिल्ली से कुछ कमा कर, उसका वर्थ कुछ नहीं हो दिल्ली में, फिर भी उसको भेज देंगे ताकि बाकी लोगों में सोसाइटी एक में। 200-300 साल की जो एक परंपरा चली आ रही है जी कि बाहर रहना बेहतर है, घर पे बैठ के रोटी ना तोड़ी जाए। बाहर रह के आप भले एक पैसा घर पे ना भेजें, अपना पेट पालन कर लें, लेकिन घर पे रह के लोगों के ताने ना सुनने पड़े कि साहब वो निठल्ला है, कुछ करता नहीं है। ताना सुनना बहुत जरूरी फैक्टर है ये भी। हाँ। जी तो अच्छा, एक फैक्टर मुझे और लगा इस जो मजदूरों का पलायन हुआ है उसमें, मुझे लगता है कि कहीं न कहीं मजदूर एक इंस्ट्रूमेंट बनकर रह गया है क्या? आज भी जो है, आप ये देखें कि कल्पना करिए झारखंड से हमें कोई मकान बनाना है मुझे दिल्ली में, और झारखंड से हमने मजदूर बुलाए और मैं ठेकेदार हूँ। मैंने जिसका मकान बनाया उससे 100 रुपए लिए। अब मैंने उन मजदूरों को केवल 40 रुपए या 50 रुपए उनके ऊपर खर्च, वो बिल्कुल मजदूर, जो बीच का जो 50 रुपया है जो वास्तव में उन मजदूरों को जाना चाहिए था, वो इस पलायन के कारण उनको न जाकर उस ठेकेदार के पास जा रहा है और वो मोटा हो रहा है। मजदूर पहले दिन जब वो आता है तब भी वो 2 जून की रोटी की जुगाड़ में है, और जब वो लौट रहा है, मान लीजिए इस लॉकडाउन में लौटा, तब भी उसके पास 3 जून के खाने का प्रबंध नहीं है, लौटने के लिए पैसे नहीं। कैसे बदलेगी ये व्यवस्था? लगता है आपको बदलेगी? जी, अब यूरोप आकर ये लगने लगा है, क्योंकि यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जब ये मार्क्सवाद वगैरह आया यूरोप में, जब पहले यहाँ भी यही स्थिति थी, यहाँ भी मजदूरों को कुछ मिलता नहीं था। और जो जो उनकी थ्योरी है दास कैपिटल जिससे बना कि सबको डिस्ट्रीब्यूशन हो अच्छे खासे, जो आप कह रहे हैं जिस तरह की 100 रुपया जो बंटे, तो उसमें देखा जाए कि किसने कितने आवर्स पुट किए हैं और कितना स्किल पुट किया है, उसको लेके कैलकुलेट किया जाए उसकी इनकम। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो यहाँ के मजदूर हैं, यहाँ पूर्वी यूरोप से जो आते हैं, पोलैंड या सर्बिया वगैरह से आते हैं, तो उनकी वो तो स्पोर्ट्स कार में घूमते हैं, वो मजदूर नजर नहीं आएंगे आपको। तो वो बिल्कुल ही उनकी वो बढ़ गई है। तो इन्होंने बना रखा है कि आदमी ने अगर अपना अपना श्रम किया है, मशीन को नहीं यूज किया है, उसने अगर घंटे लगाए हैं, तो उसको अच्छा खासा, उसकी अच्छी खासी कीमत होगी श्रम लगाने का। तो इस वजह से आप सुनते होंगे कि यहाँ पर नौकर नहीं मिलता है, या कोई छोटा सा काम करने के लिए आदमी नहीं मिलेगा और खुद ही हाँ। कर लो। तो हम लोग सब, मैं खुद ही बढ़ई बन गया हूँ, सीढ़ी बना लेता हूँ मैं, क्योंकि बढ़ई को अगर बुलाऊंगा यहाँ पर तो वो बहुत ही ज्यादा पैसा लेगा। ये चीज भारत में भी, जो कि भारत की जो शक्ति है वो यही है कि हमारे पास जनसंख्या बहुत ज्यादा है, हमारे पास श्रम शक्ति, मैन पावर जो है दुनिया की सबसे ज्यादा है, जिसको ये लोग यूज कर रहे हैं। मुझे भी जो डॉक्टर बनाकर यहाँ रखा है, क्योंकि इनके पास उतने लोग ही नहीं है। हमारे यहाँ 40% अमेरिका के डॉक्टर भारत से आ जाते हैं, इंग्लैंड के आ जाते हैं, हर जगह। जबकि भारत में कमी होने के बावजूद भी अगर आप लखनऊ में पत्थर फेंकेंगे तो 4 डॉक्टर को लग सकता है। इतने ज्यादा डॉक्टर अभी भी हैं, कमी के बावजूद भी शहरों में बहुत है। तो हमारे पास जो श्रम शक्ति है उसको
करना चाहिए ठीक से, एक तरह से श्रम कानून बना के कि मजदूरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर मिले अपने काम का, और जो मिडिल मैन है उनको घटाया जाए, और ऊपर जो कॉन्ट्रैक्टर है, जो बात आपने रखी है वो यहाँ भी थी पहले, उसको इन्होंने खत्म किया। अब मजदूर यहाँ तन के रहते हैं। मेरा तो मैं तो तभी उसको खत्म होता हुआ मानूंगा, या मेरे जैसे और लोग, जब हिंदुस्तान की तस्वीर बदलेगी। मैं इस बात को हिंदुस्तान के संदर्भ में जानना चाहूंगा कि कैसे बदली जाए हिंदुस्तान की तस्वीर। जैसे तो एक छोटा देश है, बहुत सीमित जनसंख्या है, और उनकी कंट्रोलिंग ऐसी है, वो कर सकते हैं। हिंदुस्तान में एक बड़ा वर्ग है, मुझे लगता है कि 1/4 तो यहाँ प्रवासी, आज की भाषा में कहें तो प्रवासी ही है, जो अपना मूल स्थान छोड़कर दूसरी जगह रह रहा है। 1/4 से ज्यादा ही होंगे, आंकड़े एक्चुअल में क्या है। तो जो विकास के लिए जा रहे हैं बाहर, उनके लिए तो ठीक है। जैसे आप पढ़ने चले गए, बाहर चले गए, फिर नौकरी करने चले गए, आपके पास विकल्प थे, आपको 4 विकल्पों में से एक विकल्प चुनना था। बहुत सारे लोग विकल्पहीनता की स्थिति में पलायन करते हैं। क्या ऐसी व्यवस्था बनाई जाए, जैसे आप बिहार से हैं, उत्तर प्रदेश का भी जो सिनेरियो है लगभग वैसा ही है, दोनों छोटे बड़े भाई हैं। विकास के ऐसे क्या स्थानीय प्रबंध किए जाएं, उद्योगों की स्थापना हो, खेतों के लिए क्या व्यवस्था की जाए, कुछ 2-4 चीजें अगर बताएं आप तो अच्छा लगेगा कि कैसे इन मजबूरी में पलायन करने वालों को स्थानीय स्तर पर रोजगार दिया जाए। जी, आपके दो प्रश्न हैं। एक तो ये कि पलायन ही कैसे रोका जाए, और दूसरा जो श्रमिक हैं उनको उनकी कैसे बेहतरी तौर पर संलग्न किया जाए। सबसे पहला जो ऊपर पहला पार्ट है कि श्रमदान का ज्यादा वेतन मिले, उसके लिए तो पहली चीज जो न्यूनतम आय की, वो तो राज्य ही कर सकता है कि वो न्यूनतम आय को बहुत ही स्ट्रिक्टली राज्य कहे कि इतना पैसा तो आपको प्रति घंटे की देनी ही देनी है, चाहे आप काम कराए या नहीं कराए। उसके बाद वो स्किल के हिसाब से जोड़ते जाएंगे कि जैसे जो प्लम्बर होगा उसको इतना मिलना चाहिए या इसको इतना मिलना चाहिए, ये चीज। दूसरी चीज है कि मैंने देखा है कि दिहाड़ी जो है वो बढ़ी है। अब पहले जो मजदूर अगर 30 रुपया प्रतिदिन में काम कर लेता था, अब आपको 200 रुपये प्रतिदिन में भी मजदूर मिलने मुश्किल हो जाते हैं गाँवों में। शहरों में कंपटीशन ज्यादा है, कई सारे कॉन्ट्रैक्टर हैं, तो वहां पर मैंने देखा है कि गाँव में अगर आपको काम कराना है तो ज्यादा पैसे लग जाएंगे, शहर में आपको कई सारे मिल जाएंगे कि उससे भी सस्ता, क्योंकि वहाँ कॉन्ट्रैक्टर्स बहुत सारे होते हैं, कंपनियां खुल गई हैं। लेकिन वो उन लोगों का एक होना जरूरी है कि हम लोग इससे कम में नहीं काम करेंगे। चाहे जैसे जो आप देखते होंगे ऑटो ड्राइवर्स का जो एसोसिएशन है वो काफी स्ट्रांग होता है। आपको लखनऊ में एक जगह से दूसरी जगह, दोनों की सिचुएशंस के अंतर है ना। मुश्किल है कि ऑटो ड्राइवर अगर 4 दिन के लिए हड़ताल पर जाता है तो उसके पास 4 दिन के भोजन का प्रबंध रहता है। जी, भूखा आदमी हड़ताल करे तो करे कैसे? हड़ताल नहीं कर तो कैसे? हड़ताल नहीं कर कहा ही जाता है असंगठित। उनकी एक यूनिटी जरूरी है, यूनिटी जो एक तरह से जो किसानों में कोऑपरेटिव फार्मिंग जैसे हो रही है, वैसे ही लेबर में भी कोऑपरेटिव लेबर की, जैसे 100 लेबर मिल के, जिस गांव में जितने लेबर भी होंगे मजदूर, उनका एक यूनियन होना चाहिए जो एक डिसाइड करे कि हम इससे कम में काम नहीं करेंगे। बल्कि इन सब जगहों पर भी, यूरोप छोटा ही देश है लेकिन यहाँ भी छोटे छोटे देश मिलाकर तो पूरा भारत जितना बड़ा हो जाता है, पूरा यूरोप अगर देखें तो यहाँ भी यही हुआ है कि इन लोगों ने एक अपना रूल ऑफ कोड बना लिया कि हम इससे कम में नहीं करेंगे और दूसरा भी नहीं करेगा इससे कम में, उनका ये बन जाता है। मतलब मेनली बात होता है कि तुम नहीं करोगे तो सरकार के भी ढेर सारे कानून हैं और जी। न्यूनतम मजदूरी निर्धारित कर रखी है, मनरेगा में सभी जगहों के लिए मजदूरी निर्धारित है। गांव में ये मैंने देखा कि गांव में तो लोग नहीं करते, मनरेगा की जो न्यूनतम मजदूरी है उससे कम पर काम नहीं करते, लेकिन शहरों में एक पॉइंट है, स्पॉट कहेंगे, लेबर चौराहे हर शहर में है, 2-2, 3-3 लेबर चौराहे हैं। और जब आप जाते हैं, उन जगहों से गुजरते हैं, तो उनकी पीड़ा देख के कुछ समय तक तो बहुत असहज महसूस होता है कि दोपहर के 12 बज रहे हैं और लेबर चौराहे पर लेबर काम मिले इस बात के लिए खड़ा है। उसमें से ढेर सारे अब धीरे धीरे निराश होकर लौट भी रहे हैं। ये स्थितियां बदलेंगी क्या? आपको लगता है कि जो नई आर्थिक विश्व व्यवस्था बन रही है, औद्योगिकीकरण हो रहा है, और औद्योगिकीकरण में भी जो कंप्यूटराइजेशन और मशीनीकरण हो रहा है, तो हाथों की तो छटनी हो ही रही है। आपको क्या लगता है, बेरोजगारी और बढ़ेगी या बेरोजगारी घटने वाली? हिंदुस्तान के संदर्भ में बताएं।
नहीं, हिंदुस्तान के संदर्भ में अभी भी बहुत सारे काम, क्योंकि हमारा मशीनीकरण अभी भी बहुत पीछे है हम लोग, तो हमारी बहुत चीजें डिपेंडेंट हैं आदमियों पे, जो यहाँ पर नहीं है। यहाँ आपको कील ठोकने के लिए भी इंस्ट्रूमेंट बहुत सारे, हम लोग अभी भी हथौड़ी ही यूज कर रहे हैं। तो वो मशीनीकरण में भी भारत बहुत पीछे है, और वो लगे रहेगा ही। जिस तरह का आपको घर साफ करने के लिए भी लोग रख लेते हैं मजदूर, हर छोटे काम के लिए, तो वो चीज मुझे नहीं लगता है कि कोरोना समय में या इससे पहले भी बहुत सारी आर्थिक मंदी आई है, लेकिन भारत को प्रभाव बहुत कम पड़ा है वैश्विक मंदी में, क्योंकि भारत का जो सिस्टम है वो बहुत ज्यादा, एक तरह से कह सकते हैं कोऑपरेटिव। एक आदमी को, एक डॉक्टर या आपको भी, जैसे घर के कोई बहुत सारे काम होंगे जो नहीं आते होंगे, जो यूरोप में सबको आता है, खुद ही कर लेते हैं बहुत लोग, तो वहां पर उस तरह का तो नहीं होगा। लेकिन मशीनीकरण से जो एक कहते हैं रोबोट टैक्स लगाना शुरू किया है बहुत देशों में, तो उसमें उन लोगों ने कहा है कि ठीक है, मशीन जब भी लाएंगे कोई कंपनी में, तो जो लोग बेरोजगार होंगे उनको हम उसका कंपनसेशन भी देंगे। तो ये सब चीजें आएंगी, लेकिन अभी भारत मेरे ख्याल से भी बहुत बहुत ही पीछे है मशीनीकरण में, कंपेयर करें तो। जैसे और कई सारी मतलब उसमें अभी तक मैनुअल स्क्वेंजिंग, जैसे नाले साफ करना, ये सब चीजें जो चल रही हैं वो सब बंद। वहां पर जरूरी है मशीनीकरण, भले ही थोड़ी बेरोजगारी है, लेकिन वो काम ऐसे हैं कि वो मनुष्यता से भी नीचे के काम है, कि कोई मैन होल में घुसकर अंदर सफाई कर रहा है, तो वहां पर मशीनीकरण जरूरी है। लेकिन आपने जो आपने कहा कि शहर में जो चौराहे होते हैं, तो ये आप वापस अगर जैसे कुली लाइंस में भी देखेंगे कि एजेंट जो अरकाटी बोलते थे, जो कुलियों को पकड़कर ले आते थे बहला फुसला कर, कि तुमको लखनऊ में हम बहुत बढ़िया तुमको काम दिलाएंगे, और वो ठग कर ले आते हैं गांव से, और वो यहाँ पर आकर काम करते हैं। उस चीज पर थोड़ा, उस पर भी सरकारी नियंत्रण जरूरी है कि इस तरह से आप एजेंट अगर किसी को लेके आए हायर करके। और मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार ने कुछ इस तरह से बनाया था कि जिसको भी लेके आते हो बाहर से, उसको कुछ उसकी कुछ स्थानीय तौर पर रोजगार देने की बात है, देने की कुछ बात हुई थी। तो वो उस तरह का जरूरी है कि किसी को बहला फुसलाकर दक्षिण से भी ले आते हैं मजदूर, वहां से उठा कर ले आते हैं, या फिर तो उसमें उसको सही तरह से इनकम नहीं मिल पाता। ये तो काफी पुरानी समस्या है। चलिए, बहुत अच्छा। एक चीज, आपका जो स्क्रिप्ट्स में जो भी देखता हूँ, उसमें मैंने देखा कि आप लोकगीतों का बहुत बेहतरीन संग्रह कोई आपके पास या तो होगा, या तो आप हमेशा उसकी खोज में रहते हैं। ऐसा है क्या? क्योंकि ढेर सारे ऐसे लोकगीत, एक अभी मैं आपका देख रहा था, अवधि बिरहा आपने कहीं अपने पोस्ट पर लगाई थी कि लाद ले गए हो पिया के लाद ले गए हो, है ना? तो मेरा खुद का इंटरेस्ट रहता है इन सब चीजों में, तो इसलिए मुझे बड़ा आनंद आता है। तो क्या कुछ कलेक्शन है आपके पास, या आप निरंतर उसमें शोध में रहते हैं, खोजते रहते हैं? जी जी, हम लोग तो, मतलब मेरा जो मूल है, मैं गांव का ही आदमी हूँ। मैं स्वयं तो हम लोग, मेरे ऐसा पिताजी कौन का है गांव अभी भी हिंदुस्तान में गाँव जो में ही गांव रहता का है। नहीं है? हाँ, हम लोग का परिवार अभी भी गांव में ही रहता है। जी माँ जी। बाप मेरे गांव में ही रहते हैं। तो हम लोगों का बचपन से ही लोकगीत का रहा है, ऊपर से संगीत तो मेरा खुद भी रहा है। और बिल्कुल। मैं भी जब संगीत के बारे में किताब भी लिखी, उसमें मैंने लिखा है कि शास्त्रीय संगीत कुछ नहीं होता है। हाँ। मैं शब्द प्रयोग करूंगा, भारतीय संगीत या हिंदुस्तानी संगीत प्रयोग करना चाहिए। शास्त्रीय कहते ही लगता है कि पता नहीं ये जनरल जनता के बस की नहीं है, और लोग फिर राग को सुनना ही बंद कर देते हैं। तो वो नहीं, शास्त्रीय संगीत का भी जो मूल है वो लोकगीत ही है। लोकगीतों के ही इम्प्रोवाइजेशन से फिर बाद में ध्रुपद या ख्याल की जो आई है, वो उस लोकगीत की परंपरा से बाद आई। ये एक तरह की थ्योरी है जो म्यूजिकोलॉजिस्ट में, जैसे गजेंद्र नारायण सिंह वगैरह ने इस पर दिया है। तो जिसको आप देखेंगे कि अगर ख्याल भी जो गाया जाता है उसमें अवधि में ही गीत होते हैं सारे। तो हाँ, तो वो उसमें ठुमरी में जो भी होता है उसमें अवधि का ही गीत होता है। तो लोकगीतों से तो सीधा वैसा रिलेशन है। बाकी मैं, आपने सही कहा कि मैं इसमें शोध करता रहता हूँ। अभी भी लोकरंग एक पत्रिका आती है, सुभाष चंद्र कुशवाहा जी प्रकाशित करते हैं, तो उसमें भी मेरा एक लेख आ रहा है। तो और गिरमिटिया द्वीपों में भी आप देखेंगे, थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि जैसे वहां पर बिरहा, कैरेबियन बिरहा एक जन्म ले चुका है। और अच्छा। हाँ, कैरेबियन बिरहा एक, बिल्कुल उनका नगाड़ा लेके वो बैठते हैं। और क्योंकि उस समय जब गए थे यहाँ से, तो वो एक बिहारी लाल यादव थे जो बिरहा के पितामह कहे जाते हैं।
तो उनके समय से ये लोग गए थे, तो वहां पर वो वही चीज लेके गए। तो वहां जो बिरहा गाया जाता है आज भी, जो भारत में बिरहा गाया जाता है, वो किसी प्रसंग पर गाया जाता है। जैसे कहीं किसी को दहेज के लिए जला दिया, तो अब उसके लिए हीरालाल यादव लोग जो गाते हैं, तो वो कोई अखबार का जो हाल का जो घटना हुई है उसके प्रसंग को गाते हैं। लेकिन कैरेबियन लोग तो चूंकि अब वहां से यहाँ से वहां चले गए, वहां का प्रसंग क्या होगा, वहां तो नस्ल भेद या इस तरह का प्रसंग होगा, नए प्रसंग होंगे। हाँ, उसको छोड़ के उसको उस पर भी कुछ करते हैं। लेकिन ये लोग 150 साल पहले जो हमारे यहाँ गाया जाता था, राम भक्ति वाला जो प्रसंग होते थे, उसी पे वे लोग अभी भी बिरहा गाते हैं, उसी उसी प्रसंग से, जो यहाँ बंद हो चुका है। भारत का बिरहा में अब होता है गायकी, लेकिन नए प्रसंग ज्यादा होते हैं, बदलते रहते हैं, अपडेट होता रहता है, राजनीतिक प्रसंग सब ज्यादा होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसी तरह से एक बैठक गाना होता है, वहां पर गाते हैं बैठक गाना। तो अपने यहाँ जैसे चौताल होता है, उत्तर प्रदेश के गांव में चौताल गाते हैं। तो चौताल भी अब बहुत घट गया है, क्योंकि भारत में क्या हुआ कि बॉलीवुड आ गया, कैसेट आ गया, तो फोक का जो है, फोक में काफी बदलाव आ गया। उनके पास फोक भी बॉलीवुड को कॉपी करने लगा यार। हाँ, उनके पास चटनी जरूर आया, चटनी बना वहां पर, जो अफ्रीकन और इसको मिक्स करके वो लोग चटनी संगीत गाते हैं। लेकिन उनके अपने इसमें गायकी में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं हुआ। तो इसी तरह से वो लोग लोरी आल्हा सब गाते हैं। और उसको मेरा कह सकते हैं कि जो मैंने लिखना शुरू किया गोली लाइंस, उसमें तीनों चीजें मुझे जब मिल गई कि एक तो मैं प्रवासी हूँ, दूसरा ये बिहार यूपी का बैकग्राउंड के लोग थे ज्यादातर, और तीसरा कि इन लोगों का जो संगीत का एक संस्कृति रही है, इन तीनों से मेरा जम गया। मैं नीदरलैंड गया, वहां 1 लाख से ऊपर हेग करके जगह है, देन हाग बोलते हैं डच में, हेग। तो वहाँ 1 लाख से ऊपर सरनामी लोग हैं, और सबके घर में, सबके घर तो नहीं गया मैं, लेकिन जितने घर में देखा, सबके घर में तबला, हारमोनियम, सितार ये सब पड़ा हुआ है, और सब बजा लेते हैं जैसे गाँव में अपने यहाँ बजा लेते हैं। हमारे यहाँ शहरी लोग ढोल नहीं बजा पाएंगे अब, लेकिन ये लोग चूंकि गांव से ही उठ के गए थे, तो उनके यहाँ बजता आ रहा था, तो वो लोग अभी भी बजा लेते हैं, उनके बेटे लोग ढोल उठा लेते हैं कभी भी। क्या बात। तो वो चीज देखने को मिली। लगता है जैसे कि एनआरआई, हम लोग जो एनआरआई लोग हैं, वो लोग तो अंग्रेज हो गए, हम लोग अंग्रेज हो गए, लेकिन ये लोग तो चूंकि मतलब इन्होंने एनआरआई वाला जीवन जिया नहीं, ये लोग खेत वेत से उठ के गए लोग हैं, तो इनमें अभी भी गाँव वाला ही कल्चर चल रहा है, गाँव वाले ही गीत गाते हैं, वही वही करते रहते हैं। तो उसमें मेरी रुचि है। एक ओरिजिनल हिंदुस्तान दिखता होगा वहाँ, ओरिजिनल हिंदुस्तान वहां दिखता है जी। बिल्कुल बिल्कुल, जो अब हिंदुस्तान में खोजे से नहीं मिलता। मैंने मॉरिशस में ये अनुभव किया कि ढेर सारे लोग जो है उस संस्कृति को अभी जी रहे हैं, उस फोक को जी रहे हैं, जो हमारे यहाँ वो काफी कुछ फिल्मी हो गया विगत 20-30 सालों में। तो अच्छा ये लगता है कि हिंदुस्तान में लोक भले गायब हो रहा है, लेकिन जहां जहां गिरमिटिया गया वहां लोक अभी जिंदा है, और उस लोक को संरक्षित किए जाने की आवश्यकता है, जिसके दिशा में आप बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। तो अगला सवाल या कहें अंतिम सवाल मेरा होगा कि नया क्या आ रहा है आपका? क्या वो भी प्रवासियों पर होगा या कुछ नए विषय पर कुछ लेकर आ रहे हैं? जैसा अभी अदिति ने कुछ संकेत किया था कि आपकी कोई स्क्रिप्ट उनके पास पहुंची है। जी बालेंद्र जी, मैं लिखता बहुत ज्यादा हूँ। अरे मैं लिखता मतलब प्रतिदिन लगभग। देख के घबरा गया भाई। आप जब किताबें मैंने नोट करनी शुरू की तो मैंने देखा 7-8 किताबों के नाम। हमने कहा 39 साल की उम्र, भी 39 भी पर पूरी हुई नहीं हुई, और आपके 8 किताब, मैं तो पूरी जिंदगी में 8 न लिख पाऊंगा। तो नहीं, फिर आप गुणवत्ता आतंक का नाम है प्रवीण झा साहित्य के क्षेत्र में। अच्छा लगता है, मजा आता है। हाँ, आप बताएं, कुछ कह रहे थे। हाँ नहीं, मैं बहुत सहज चीजें लिखता हूँ, जो जैसे कथेतर लिखा तो मैं लगभग 1500 शब्द प्रतिदिन लिख जाता हूँ, चाहे किसी भी विषय पर लिखूं। लेकिन उसमें जो पढ़ रहा होता हूँ या उससे संबंधित, तो उसमें किताब अंत में, जैसे गोली लाइंस में समय लगा मुझे 3-3.5 साल लग गए, जबकि 1500 शब्द के हिसाब से तो इसको 1 महीने में खत्म हो जाना चाहिए था। लेकिन वहाँ कई चीजें थी जो मुझे पता ही नहीं थी, तो वहाँ 100 शब्द जोड़ने के लिए मुझे कहीं और दस्तावेज या कुछ देखना पड़ता था। बिल्कुल। तो किताब जो मैं भेजता हूँ अदिति को, उस लेवल तक पहुंचने के लिए तो बहुत समय लगता है। लेकिन कई सारी चीजें ऐसी होती है जो मुझे लगता है कि ऐसे लोग हैं जिनको कुछ छोटे छोटे पैकेट मिल जाएं कि जो लिखा है मैंने या जो पढ़ा है उसको कुछ मिल जाए, तो उस तरह का लेखनी तो मैं बहुत ज्यादा करता हूँ। जो आ रही है आगे, अदिति के पास मैन्युस्क्रिप्ट बची हुई है, पता नहीं कितना वो डिस्क्लोज करेंगी,
लेकिन एक तो गांधी पर हमारा काम चल रहा है, क्या बात। गांधी पर लिखा जाए, लेकिन कोरोना की वजह से वो भी थोड़ा डिले हो गया है। और वो एक अलग तरह की किताब गांधी पर द्विभाषी कोरोना है। में आपने लिखा ज्यादा या सोचा ज्यादा, चिंतित ज्यादा हुए हाँ, या कलम ज्यादा चली? लिखा भी है, लेकिन कोरोना मेरे लिए, मेरा तो अस्पताल खुला हुआ था, तो मेरे लिए कोई लॉकडाउन नहीं था। जी जी। तो प्रतिदिन मेरी जिंदगी वैसी ही है जितना लिख रहा था, लेकिन 1,500 शब्द फिर भी मैं लिख देता हूँ, चाहे वो किस अभी फॉर्म भी में। केवल 8 घंटे ही काम करने की अनुमति होती है? अभी भी 8 घंटे काम करने अच्छा, के। हिंदुस्तान में तो पता नहीं 24 घंटे का भी मामला हो सकता था अगर आप यहाँ होते तो। जी जी, यहाँ वहाँ लोग तो डॉक्टर कई कई दिनों तक घर नहीं जाते हैं, जी और नहीं, घर यहाँ 8 जाते हैं तो घंटे। बाहर मतलब कहीं होटल में क्वारंटीन है या कहीं और है। यहाँ प्रेशर ज्यादा है डॉक्टर्स पर। वहाँ प्रेशर आप ज्यादा है। खुशकिस्मत है कि इस लॉकडाउन में भी आप रोज 1,500 शब्द के आसपास लिख रहे हैं। तो अदिति, गांधी को छाप रहे हैं या कुछ नया इसके अतिरिक्त आ रहा है? हमारे पास आज का उपलक्ष्य ये है कि 2 लेखक और उनकी नई नई किताबें इस समय संपादकीय विभाग में हैं। बालेंदु जी के फुर्सतगंज नया उपन्यास, और जोर शोर से उसका स्वागत होगा। और प्रवीण झा जी की ऐसी कई किताबें जो कि अभी तक Amazon Kindle पे थी और इंग्लिश में हैं, वो उनको हम जरूर स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं ट्रेडिशनल पब्लिशिंग प्रोग्राम में। और साथ ही साथ जो गांधी को हम जिस नए तरीके से यूथ के लिए फिर से रिवाइव करना चाहते हैं, वो एक प्रोजेक्ट मुझे लगता है बहुत इंटरेस्टिंग बन रहा है। बेसिकली आइडिया ये था कि गांधी जी के 150 साल में हमने गांधी को खुद से बहुत दूर होता हुआ पाया। हमने ये पाया कि उन्हें महात्मा बनाकर हमने खुद को उनसे बहुत दूर किया है। तो वो दूरी मिटाना चाहती थी मैं, और उसमें जब मेरा झा जी से डिस्कशन शुरू हुआ तो डॉक्टर साहब ने बोला कि यही बात मैं भी सोचता हूँ और हमें जरूर कुछ इस पे करना चाहिए। तो आई थिंक वी वर ऑन द सेम पेज और ये प्रोजेक्ट अच्छा बन रहा है। आई एम श्योर कि लॉकडाउन के बाद में जब डॉक्टर साहब थोड़ा सा फ्री होंगे तो हम इसमें आगे चलेंगे। वाया फुर्सतगंज के बारे में अगर मैं इस मंच से कुछ अगर कहना चाहूँ तो बस इतना सा ही। अभी तो पहला टीजर देती हूँ हमारे सब श्रोताओं को कि बालेंदु जी की पृष्ठभूमि राजनीति, आंचलिकता और साथ में एक यूनिवर्सल ह्यूमैनिटी की जिसकी हम बात करते हैं, लेकिन उसमें उलझे हुए लोग। वो इतनी सीधी सादी कहानी नहीं होती जिसमें समाज, जाति, भाषाई राजनीति और ठेठ हार्डकोर पॉलिटिकल एजेंडा, ये सारी चीजें साथ हैं। वाया फुर्सतगंज के पहले 100 पृष्ठ पढ़ चुकी हूँ और आई एम टोटली ब्लेस्ड के पहले ड्राफ्ट मेरे सामने है। इसी के साथ में मुझे लगता है कि इस बातचीत को एक अच्छे मुकाम पर हम लेके चलें। यहाँ से सवालों का सिलसिला शुरू करें। हमारे श्रोता साथ में जुड़े हुए हैं और अगर आप में से कोई भी सवाल पूछना चाहता है बालेंदु जी से और प्रवीण जी से तो प्लीज हमें बताएं। आप जूम में यू कैन रेज योर हैंड, आप बताएं। क्वेश्चन फ्रॉम डॉक्टर वेदुला जी के पास से आया है सवाल। आप प्लीज अपना देखेंगे कि जी वेदुला जी। जी जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रवीण जी आप नमस्कार। जी जैसे कि समझ में आया कि आप कथेतर साहित्य लिखते हैं, जिसमें आपने यात्रा संस्मरण भी लिखे हैं, लोकगीतों पर भी आप काम कर रहे हैं, आप गांधी पर काम कर रहे हैं और इतने सारे विविध क्षेत्रों में और विविध विधाओं में आप कार्य कर रहे हैं। कोई एक ऐसी विधा प्रवीण जी जहां पर आपको लगता है कि आप मतलब प्रवीण जी खुद सर्वोत्तम रूप से अभिव्यक्त हो सकते हैं या हो रहे हैं और आगे चलकर आप उस एक विधा में ही काम करना चाहेंगे, ऐसा कुछ है? जी, इतिहास में मेरी खास रुचि है, उसमें मैं किस्से बड़े अच्छे तरीके से कहने लग गया हूँ। तो और इतिहास इतना अथाह है कि उसमें मेरे ख्याल से मैं अगर लिखना शुरू करूँ तो मेरे पास टॉपिक बहुत ज्यादा हो गए हैं, उसको कैसे खत्म करूंगा। जैसे बता रही थी कि गांधी पर ही अभी काम खत्म नहीं हुआ है, जबकि गांधी पर बहुत ज्यादा लिखा गया है।
तो इस तरह से इतिहास मेरे लिए आप कह सकते हैं कि सबसे आगे अभी चल रहा है फिलहाल। सबसे ज्यादा मैं लिख भी उसी पर रहा हूँ, पढ़ भी उसी पर रहा हूँ सबसे ज्यादा। मतलब पेशे से एक डॉक्टर और फिर इतिहास में रुचि, ये बड़ा विलक्षण मतलब कॉम्बिनेशन है, मैं कह सकती हूँ। आपको ढेर सारी बधाई, और आगे हम आपको और पढ़ते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मेरा एक सवाल विदुला जी के बाद आप दोनों से है। आप एक एक करके, पहले झा जी और फिर बालेंद्र जी, हमें इसका जवाब दें कि इतिहास और कला, इतिहास और राजनीति, ये दो ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं लिखने के लिए जो बहुत ही पेचीदगी और बहुत संभल के, संजीदगी से, सतर्क रह के लिखने की जरूरत होती है इन दोनों कॉम्बिनेशंस में। क्योंकि कहीं चूक हुई राजनीति या कला के विश्लेषण में इतिहास के पैमाने से, और पूरा का पूरा डिस्कोर्स या पूरा का पूरा विमर्श ही कहीं का कहीं पहुंच जाता है। डॉक्टर झा से बात पहले मैं करती हूँ। सर, आप कला के बारे में, मैंने सुना कि आप मैं इतनी आपके परिवार से, आपके किताबों से गुजर रही हूँ, कला से इतना पुराना रिश्ता पूरे परिवार का आपके रहा, और आप जानते हैं कि पर्सनल इज पॉलिटिकल, और जब आप खुद ही इतिहास का हिस्सा होते हैं, एक समृद्ध इतिहास का, तो उस इतिहास को निष्पक्ष रूप से दूर से खड़े होके देखना और उसकी समालोचना करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इतिहास आपके जीवन को या आपके परिवार के जीवन को छू चुका होता है, अच्छे या बुरे तरीके से। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जब आपने कला पर विश्लेषण, कलात्मक आलोचना या संगीत पे लिखने का सोचा, तो कहीं ना कहीं ये सारी जो नेक्सस है, जो आपका खुद का जिया हुआ जीवन है, परिवार का जिया हुआ जीवन है, वो किस तरह से सामने आया, और क्या एक परिवार का इतिहास एक सामाजिक इतिहास से कहीं ना कहीं टकराता है या उसके साथ ही बहता चला जाता है? जी, ये बहुत बढ़िया सवाल है, और मैं इसमें एक चीज बताऊंगा कि जो एक कॉमन स्टेटमेंट कहा जाता है कि जब भी कोई इतिहास की रचना होती है तो उसमें उसके साथ एक लग जाता है कि वामपंथी इतिहास लिखा गया बहुत ज्यादा, और वो राजनीतिक भी और कला इतिहास में भी रशियन इन्फ्लुएंस या वामपंथी इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा रहा है पहले भी। और जो दूसरा है कि समाज जो है वो वामपंथ या दक्षिणपंथ से परे की चीज है, जो क्योंकि वो लोक से जन्मता है, और वहां पर जब आप लोक इतिहास की रचना करते हैं तो उसमें कई सारे अवैज्ञानिक चीजें भी मिल जाएंगी आपको, जिसको अंधविश्वास कहते हैं, या किसी की कला को हम किसी नजरिए से नहीं देख सकते, विज्ञान के नजर से भी नहीं देख सकते हैं। कला एक समाज से जन्म ली हुई चीज है, तो उसका लेखन भी उसी तरह से होना चाहिए कि जब आप कर रहे हैं किसी, उसमें विद्यापति का लोकगीत है, उसमें अगर कोई देवता या देवी आ जाते हैं तो उसको अगर किसी वामपंथ के चश्मे से कि नास्तिकता के चश्मे से देखने के बजाय उसको एक लोक से जन्मी आस्था को की तरह से देखना चाहिए। तो उस पर कोई जो कमेंट्री होगी वो उसी तरह से होगी कि उसको लोग कैसे, या परिवार जैसे आपने कहा, उसको किस तरह से देखती है। और उसमें जो लोटस का ही चित्रण है, कमल का चित्रण जैसे होता है, तो अगर कोई कहता है कि नाभि से कमल निकला और उससे विष्णु जन्म ले चुके, तो इसको एक इस तरह से देख सकता है कि अंधविश्वास से जन्मी परिकल्पना है, लेकिन इसको एक लोक से जन्मा, और इसको रिलेट करके जो गांधी के लेखन में आप देखेंगे कि वो बहुत ही ज्यादा रिलेट करते थे इस चीज को, इसलिए उनसे भारत जुड़ा हुआ भी महसूस करता है, क्योंकि वो वामपंथ दक्षिणपंथ से हटकर वो जो हमारी लोक परंपरा है उसको एक मानकर चलते थे कि ये हमारे समाज, भारतीय समाज की देन है और हम उससे जुड़े हुए हैं, इसमें से कोई भी चीज हटानी या खत्म नहीं करनी चाहिए, नहीं तो सब कुछ खत्म। उसमें कई सारे पर स्त्रीवाद पर आप देखेंगे कि उसमें स्त्रियों का जो चित्रण है वो तो पुराने लोक परंपरा में तो उस तरह का चित्रण है कि वो वट को बांध रही है रस्सी से, उसको एक इस नजर से देखा सकता है कि ये गलत है, लेकिन वो एक परंपरा है जो जन्मी है, और उससे उसमें एक ब्यूटी भी होती है। जो संगीतकार हमारे भारत के हैं वो उसको एक ब्यूटी की तरह से देखते हैं, और कई मिरासी मुसलमान संगीतकार हैं जिन्होंने उसको जिया है, भगवती का वंदना की है। तो हमें उस तरह से कला को रादर देन किसी पंथ से, क्योंकि पंथ तो बहुत बाद की बात है, ये तो 1000 साल पुरानी चश्मे बाद में बने, आंख पहले बनी।
आप सही बात, सही बात। बहुत पहले की बात है। ये चश्मे तो अभी नए नए हैं, 100-200 साल पुराने हैं। ठीक कह रहे हैं। मुझे लगता है कि अब ये सवाल बालिंदु जी से भी है, क्योंकि कला और इतिहास और राजनीति, इतिहास और समाज, इतिहास और जाति, जो आपके कोर कॉन्सेप्ट्स हैं सर, जिनके साथ आप रचना क्रम अपना शुरू करते हैं, वहां पर मैं ये देख रही हूँ कि पिछले 5 सालों में लोक की ओर पैर ज्यादा बढ़ा है। जैसे प्रवीण जी ने इस बात को रेखांकित किया कि पंथ तो बाद में आया, लेकिन लोक तो बहुत पहले था, हर चीज से पहले था। लोग तो तो हमेशा वहां जी, तो आपकी भी टिप्पणी समान भी चाहूंगी इस बात पे जी। कि लोग कहाँ था, और हम जिस राजनीति के एक ऑर्गेनाइज ढांचे की बात आज करते हैं, या जाति प्रथा के जिस ऑर्गेनाइज ढांचे की बात आज करते हैं, वो क्या लोकवृत्त में क्या उसी प्रकार से प्रगाढ़ रूप से उपस्थित था, या उसका कुछ घालमेल हो गया? देखिए, लोक तो हमेशा केंद्र में रहा। जब से समाज की संरचना हुई तब से लोक है। समय समय पर उसमें परिवर्तन होते हैं। लोक अपनी व्यवस्था बनाता है, फिर वो व्यवस्था आगे चलने के कुछ समय बाद फिर विद्रूप होने लगती है, फिर उसमें सुधार होते हैं। फिर जब ये राजनीतिक व्यवस्था केंद्र में आई, जिसने लोक को एक तरीके से अपने नियंत्रण में लेना चाहा, तब से चीजें, मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहूंगा, तब से चीजें और ज्यादा विद्रूप हुई। तो क्योंकि राजनीति किसी भी प्रकार की हो, वाम पंथ की हो, दक्षिण पंथ की हो, या किसी भी पंथ की हो, और क्यों कोई ना कोई पंथ होगा ही। राजनीति तो किसी न किसी पंथ के ही सहारे चलेगी। कोई ऐसी कोई राजनीति हो नहीं सकती जिसके पास कोई अपना चश्मा ना लोक को देखने का। तब से विकृतियां ज्यादा आई, और राजनीति का जो मकसद है, मैं एक उससे हैसियत से बोल रहा हूँ, साहित्यकार की हैसियत से, एक अफसर की हैसियत से नहीं कह रहा हूँ। राजनीति का जो मकसद रहा है वो हमेशा से लोग को विभिन्न खांचों में बांट कर रखने और बांट कर देखने का आदि रहा है। ऐसी दशा में जो हमारा लोक है वो कहीं न कहीं हमेशा से विभाजित है, विशृंखलित है और आपस में संघर्षरत है। जी। मैं जिस लोक को देखता हूं, मैं जिस लोक की कल्पना करता हूं, या कोई भी सभ्य शिष्ट व्यक्ति जिस लोक की कल्पना करता है, वो एक समरस लोक की कल्पना करता है, एक समरस समाज की कल्पना करता है, जिसमें कोई वैमनस्यता ना हो, कोई दुराव हो, सभी हो, गोरे हो, काले हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, बड़े हो, छोटे हो, गरीब हो, अमीर हो, लेकिन उनमें टकराव कम से कम हो, न्यूनतम हो या शून्य हो। लेकिन जो राजनीति का जो नया फलसफा आया है, जिसको मैंने अपने तरीके से अपने नए उपन्यास में कहने की कोशिश की है, और आप शायद अभी उस मुकाम तक पहुंच रही होंगी, तो धीरे-धीरे आपका आनंद बढ़ेगा। वो कहीं न कहीं से जो है उस लोक को, उस समाज को, उसकी जड़ताओं को मूल रूप में बनाए रखने का हामी है, ताकि उसका राजकाज चलता रहे, उसका आनंद हमेशा द्विगुणित होता रहे। मेरा ऐसा ही मानना है। बहुत 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 गंभीर है ये। एक बस आखिरी सवाल आप दोनों से चलते चलते, क्या आनंदिता जी, क्या मैं एक सवाल और ले सकती हूँ? आनंदिता जी? Anandita ji is not here. आप please genuinely you can ask now. अच्छा, मनीषा, can I take a question? हाँ, please, yes you can. ओके, थैंक यू। तो एक आखिरी सवाल आप दोनों से। पिछले दिनों प्रवीण जी ने ट्विटर पे एक पोल किया था, जिसके जवाब काफी दुखद और काफी रात भर नींद उड़ा देने वाले थे, कि हिंदी आने वाली पीढ़ी कितनी पढ़ेगी, हिंदी में कितने पढ़ेंगे, और क्या आने वाली पीढ़ी जो जनरेशन Y अल्फा है वो क्या हिंदी चुन कर पढ़ेगी या फिर उसके ऊपर हिंदी थोपी जाएगी? तो ये बड़ा सवाल था हमारे सामने। मैं इस पोल को फॉलो कर रही थी, और मुझे लगता है कि प्रवीण जी इसके बारे में थोड़ी सी बात करें। जरूर, चिंता है, बहुत चिंताजनक और बहुत मौजूद सवाल है। प्रवीण जी हम लोगों का मार्गदर्शन करें इस पर।
नहीं, उसका पोल का रिजल्ट तो यही आया कि लोगों ने कहा कि जो स्कूली शिक्षा जितनी होगी उतनी हिंदी पढ़ लेंगे, आगे फिर उसके बाद नहीं पढ़ेंगे। और जी। ये मैं जनरेशन अल्फा तो छोड़िए, मतलब अभी जो जनरेशन है, मेरे जितने डॉक्टर दोस्ती हैं वो मेरी किताब पढ़ नहीं पाते। उनको कहते हैं कि हिंदी पढ़ने में दिक्कत होती है, एक तरह से डिसलेक्सिया हो गया है उसको, उनको कि 4 लाइन हिंदी की, क्योंकि वो अंग्रेजी अखबार ही पढ़ते आ रहे हैं इतने सालों से। तो अब फेसबुक की वजह से कुछ लोग हिंदी थोड़ा मोड़ा पढ़ने लग गए हैं, और कहीं कहीं दिख जाता है हिंदी अक्षर। नहीं तो सच में मैंने भी हिंदी अक्षर बहुत दिनों तक देखे नहीं थे, जब तक कि आप पढ़ नहीं पाते। तो बच्चों का तो ये है कि बच्चों के लिए जो किताबें हैं, मैंने देखा कि वाणी प्रकाशन की कार्टून सीरीज जैसे आ रही हैं उस तरह का, क्योंकि हम लोगों ने भी निराला को पढ़कर हिंदी नहीं सीखा था, हम लोगों ने भी नंदन चंपक जो आते थे उन सबको पढ़कर सीखा था। तो बच्चों की रुचि तो उनसे ही आएगी कि हैरी पॉटर तरह का कुछ मिल जाए उनको तब जाके, क्योंकि अच्छा साहित्य रचा जा रहा है। हिंदी को मैं कोई कमजोर नहीं मानता, साहित्य बहुत बढ़िया रचा जा रहा है, लेकिन उस जनरेशन के लिए फिर भी बाल साहित्य जो है उस पर मतलब वो रेगुलर काम किए जाने पत्रिकाएं नहीं आ रही हैं लोगों के घर में, या अखबार ही नहीं आ पा रहे हैं जो कि बच्चे उठा लें ऐसे ही कि थोड़ा देख लेते हैं, कॉमिक्स पढ़ लेते हैं। तो बच्चों की तो आप जिधर मोड़ देंगे उधर मुड़ जाएंगे। हम लोगों को किसी ने पकड़ाया नहीं था नंदन चंपक, उसमें अच्छी अच्छी कहानियां होती थी तो पढ़ लेते थे, चोरी छिपे पढ़ते थे हम लोग। हाँ, गार्जियन से चोरी छिपे पढ़ते थे। अब तो गार्जियंस इतने अवेयर हैं कि अपने बच्चों को खरीद के देंगे और प्रमोट भी करेंगे कि बेटा पढ़ो। तो चीजें पहले से बेहतर हैं, उपलब्ध हैं। कहीं ना कहीं हमारे उसमें संस्कारों में कुछ खामी है, जिसको हम इसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ट्रांसफर नहीं कर पा रहे हैं। ये संस्कार पैदा करना पड़ेंगे। जैसे कुछ जगहों पर मैं अब जैसे कोई जाता है किसी के यहाँ तो चॉकलेट लेके जाता है, एक बच्चा कितना चॉकलेट खा सकता है? आपने इतना बड़ा डिब्बा ले लिया, ठीक बात। उसको क्या तुष्ट करना, क्षणिक तौर पर उसको तुष्ट करना चाहते हैं। गार्जियंस को रोकना चाहिए और लोगों के भीतर भी ये चेतना आनी चाहिए कि हम कार्टून्स की किताबें या जो इस तरीके से और ढेर सारी किताबें आ रही हैं उनको प्रमोट करें, उनको बच्चों को गिफ्ट करें। तो बच्चों में एक तो बेहतर संस्कार आएंगे, दूसरे हमारी हिंदी भी बची रहेगी जिसकी बहुत जरूरत है। जी, मुझे याद है कि अरुण महेश्वरी जी नागपुर विश्वविद्यालय के बोर्ड ऑफ स्टडी में अपॉइंट हुए थे, और उधर उनका जो सबसे पहला रिमार्क था पूरे करिकुलम को लेके, वो यही था कि आप प्रेमचंद से बीए की पढ़ाई मत शुरू कीजिए, परसाई से कीजिए। तो ज्यादा रुचि से, ज्यादा चटक भाषा के साथ बच्चे भाषा से जुड़ेंगे। रुचि का जागरूक होना बहुत जरूरी है। जी जी चीजें तो बाद में अपने आप जुड़ जाएंगी। तो हिंदी का, जैसे आपने कहा कि हिंदी का मैन्युस्क्रिप्ट ही नहीं देखा बहुत सालों तक, वो अब उस रुचि को जागृत करने की जरूरत है। आजकल जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको ढंग से मात्राएं लगानी तक नहीं आती, उनकी राइटिंग बहुत खराब है। हम लोगों के जमाने में राइटिंग पर अलग से काम होता था, हम लोग नाटक की कलम से लिखते थे, ये कलम नहीं चलती थी, और अलग से उसकी पिटाई होती थी, अलग से उसके गुरुजी थे, है ना। अब देख के क्षोभ होता है कि बच्चे पेंसिल से लिख रहे हैं, सीधे जेल पेन पकड़ते हैं, उससे कभी राइटिंग बन ही नहीं सकती। तो वो एक तरीके की गिरावट जो है, जो हमारे आंखों एक प्रकार का क्षरण है, जिसको हम अपनी आंखों के सामने होता हुआ देख रहे हैं और असहाय हैं, किन कर्तव्यों है, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन इस असहायता के दायरे से हमें अपने को बाहर निकालना, अपने बच्चों को, अपने आसपास के लोगों को अवेयर करना होगा। उनको ढंग की, बच्चों को ढंग की किताबें ऐसी देनी होंगी जिससे रुचि जागृत हो, जिसको आप शंकर परसाई जी वाली बात के माध्यम से कह रहे हैं कि बच्चे जब तक आकर्षित नहीं होंगे, पढ़ेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं, और सीखेंगे नहीं तो हिंदी को मरने से कौन रोकेगा। ठीक बात, ठीक बात। चलिए इसी मोड़ पर हम आप सभी का स्वागत नहीं हम आप सभी का धन्यवाद करते हैं, और आप सभी हमसे जुड़े इस पूरे कार्यक्रम में। आराधना प्रधान जी ने आप सभी का स्वागत किया इस कार्यक्रम में, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आनंदिता जी प्रभा केतान फाउंडेशन से हमारे साथ, मनीषा इज विद अस, एहसास वुमन, I thank you for being such a help in organizing this. साथ ही साथ वाणी फाउंडेशन जो पूरी तरीके से समर्पित है कलम गुरुग्राम को एक सुचारू रूप
के साथ में आप सभी के साथ प्रस्तुत करने के लिए। प्रवीण जी, बालेंदु जी, आपका बहुत धन्यवाद, आप इस कार्यक्रम में जुड़े। और डिजिटल इस काल में पूरी दुनिया के कितने सारे कोनों से हम सब जुड़े हैं, भारत में कितने सारे कोनों से सब हमारे श्रोता जुड़े हैं, आप सभी का बहुत धन्यवाद। और अगली कड़ी लेकर हम जल्दी प्रस्तुत होंगे। शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद। राठ साहब।